जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। भारत की राजनीति में राजनेताओं के बीच और राजनीतिक पार्टियों के बीच रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक कि उनका फायदा उसमें नजर आता हो। एक बार लगता है कि कोई सियासी फायदा नहीं मिल रहा है और रिश्ते होने की वजह से फायदे से ज्यादा नुकसान है, तो फिर ऐसे में रिश्ते टूट जाते हैं। और जो रिश्ते विचारधारा के आधार पर बने होते हैं, फिर उस विचारधारा का कोई मोल नहीं रह जाता। सिर्फ एक बात का ही मोल रह जाता है। एक ही बात राजनेता और राजनीतिक पार्टियां देखती हैं कि इसमें हमारा क्या फायदा है और क्या हमें आगे की रणनीति से सत्ता में आने का मौका मिलेगा। हमने कई ऐसे मौके देखे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो महबूबा मुफ्ती के साथ पीडीपी के साथ बीजेपी ने हाथ मिला लिया था। 2015 में वहां पर उनकी सरकार बन गई थी, जबकि इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। बीजेपी अलगाववादी बता रही थी महबूबा मुफ्ती को और महबूबा मुफ्ती सांप्रदायिक बता रही थी। धारा 370 हटाने की बात जो बीजेपी की ओर से की जा रही थी, उसका विरोध किया जा रहा था। लेकिन सत्ता के लिए दोनों अपनी अपनी विचारधाराओं को दरकिनार करके साथ में आ गए। शिवसेना को लीजिए, 2019 तक शिवसेना और कांग्रेस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। बाला साहब ठाकरे अपनी सभाओं में सरेआम शरद पवार को गंदी गंदी गालियां देते थे, उनकी निंदा करते थे, उन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे, उन्हें अपराधी बताते थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने एनसीपी बनाई, तब भी ये दुश्मनी बरकरार रही। साल 1999 में कांग्रेस से हटकर जब अलग से पार्टी बनाई शरद पवार ने, तो भी ये दुश्मनी बरकरार रही, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बरकरार रही। हालांकि निजी तौर पर तो दोनों दोस्त थे। और उसी एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ में शिवसेना ने 2019 में हाथ मिला लिया। क्यों? क्योंकि शिवसेना को मुख्यमंत्री पद चाहिए था। तो ऐसे में सालों पुरानी दुश्मनी एक और हो गई, विचारधारा एक तरफ हो गई। कांग्रेस और एनसीपी जो शिवसेना को सांप्रदायिक पार्टी मानते थे, सत्ता में साथ आने के लिए फिर वो बात नहीं रह गई, वो विचारधारा आड़े नहीं आई। शिवसेना फर्जी सेकुलरवादी कहती थी कांग्रेस और एनसीपी को, लेकिन शिवसेना को भी कोई परहेज नहीं था। तो सब कुछ सत्ता का खेल था। और कई जगहों पर, बिहार में कई बार देखा गया कि किस तरह से बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाया, और नीतीश कुमार भी जो कभी लालू के विरुद्ध हुआ करते थे, उनके साथ सत्ता में आ गए, उनकी पार्टी के साथ गठजोड़ कर लिया। तो ये सिर्फ जनता के लिए है विचारधारा और राजनीतिक रिश्तों की बात, लेकिन कुल मिलाकर बॉटम लाइन यह है कि फायदा देखा जाता है। और यही देखा गया हाल ही में महाराष्ट्र में, जब मिलिंद देवड़ा, जो कि कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के मुंबई में एक दिग्गज नेता हैं और जिनके परिवार का कांग्रेस से 50 सालों से ज्यादा का नाता रहा है, उन मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस को छोड़ दिया और अब शिवसेना के साथ आ गए, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ। क्यों साथ में आ गए? क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए उन्हें अपने सियासी करियर का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। और वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि महाविकास आघाड़ी में जो तीनों घटक दल हैं, उनके बीच जो सीट शेयरिंग हो रही थी, सीटों का जो बंटवारा हो रहा था, तो उस बंटवारे में जो दक्षिण मुंबई की सीट है, वो कांग्रेस के खाते में नहीं आ रही थी। और यही बात मिलिंद देवड़ा को अखर गई, क्योंकि वे 2 बार इस सीट से सांसद रह चुके थे, 2004 में और 2009 में। उनके पिता मुरली देवड़ा 5 बार उस सीट से सांसद रह चुके थे, 1980 से चुनाव लड़ रहे थे। और इस वजह से मिलिंद देवड़ा का कहना था कि पारंपरिक तौर पर एक सीट, ये तो पहली बात कांग्रेस की थी, और दूसरी बात कि देवड़ा परिवार से जुड़ी हुई थी। लेकिन शिवसेना ठाकरे गुट के दबाव के चलते कांग्रेस ने यह सीट छोड़ दी और इसके बाद मिलिंद देवड़ा नाराज हो गए। अगर कांग्रेस ये सीट ना छोड़ती तो फिर मिलिंद देवड़ा भी कांग्रेस में बने रहते और उन्हें दक्षिण मुंबई से टिकट मिल जाता। लेकिन उन्हें लगा कि अब जब चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसी पार्टी में रुकने का क्या फायदा। और फिर इन्होंने शिंदे सेना के साथ हाथ मिला लिया, और ना केवल शिंदे सेना के साथ खुद हाथ मिला लिया, बल्कि जो 10 पूर्व पार्षद थे, नगर सेवक और कई अलग अलग संगठन जो इनके साथ जुड़े हुए थे,
वे सभी भी शामिल हो गए शिंदे सेना में। तो जाहिर है इससे कांग्रेस को बड़ा झटका तो लगा ही, लेकिन इसके साथ साथ शिंदे सेना का फायदा हुआ है। अब जो महायुति है बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार वाली एनसीपी की, उसकी ओर से दावा किया जा रहा है कि अगले 15 दिनों में महाराष्ट्र में और एक बड़ा भूकंप आने वाला है। गिरीश महाजन, जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी से आते हैं, उन्होंने दावा किया कि अगले 15 दिनों के भीतर एक और भूकंप आएगा। और उनका यह कहना है कि महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल हैं, उनके नेता अपनी अपनी पार्टियों से संतुष्ट नहीं हैं। तो कुल मिलाकर वो ये इशारा कर रहे हैं कि इन तीनों ही घटक दलों से कुछ और भी नेता शामिल हो सकते हैं महायुति में, या तो बीजेपी में, या फिर शिंदे सेना में, या फिर अजीत पवार वाली एनसीपी में। अब वो कौन से नाम हो सकते हैं? कुछ नामों की चर्चा सियासी गलियारों में बीते चंद दिनों से हो रही है। एक नाम है अशोक चौहान का, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, नांदेड़ से आते हैं। उनके नाम की चर्चा है कि बीजेपी से उनकी बातचीत चल रही है और एक बार राम मंदिर के उद्घाटन के बाद वो आ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अब तक अफवाहों के स्टेटस पर ही है और इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसके पहले भी जब इस तरह की चर्चा हुई तो अशोक चौहान ने उसका खंडन किया था। फिर संजय निरुपम के नाम की चर्चा होती है। संजय निरुपम भी अपनी पार्टी से नाराज बताए जाते हैं। कई बार उन्होंने पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ बयान दिया, खास करके तब जब 2019 में कांग्रेस ने शिवसेना के साथ में हाथ मिलाया था। अब जो सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ी है, वही बात उनके बारे में भी कही जा रही है कि संजय निरुपम नॉर्थ वेस्ट मुंबई से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस सीट पर शिवसेना अपना दावा कर रही है, ठाकरे गुट वाली, क्योंकि अविभाजित शिवसेना के यहां पर सांसद थे गजानन कीर्तिकर, जो कि शिवसेना में विभाजन के बाद में शिंदे गुट में चले गए। तो शिवसेना का कहना है कि सीट पर हमारा ही उम्मीदवार चुनाव लड़ते आया है, तो इस बंटवारे में वो सीट भी हमें ही मिलनी चाहिए। तो फिर ऐसे में संजय निरुपम के अरमानों पर पानी फिर सकता है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में किस तरह से महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम करवट बदलते हैं, उन पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।